तो हेलो बच्चों, मैं उमंग कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमंग केमिस्ट्री लेक्चर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन यानी इलेक्ट्रोड विभव का मापन क्या है। आप लोगों को सर्वप्रथम बताते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव कैसे मापा जाता है, ये सब आप लोगों को कुल प्रोसेस आज बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रोड का यहाँ मतलब क्या है। जैसे हमारे पास क्या है, एक क्षण है, ये मान लेते हैं जिंक की क्षण है। किसकी? जिंक की क्षण है। ठीक है, ये क्या है, ये जिंक की क्षण है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट यानी उसके लवणीय जलीय विलयन, क्या उसके लवणीय जलीय विलयन में प्रवेश कराते हैं। उसके लवणीय जलीय विलयन क्या होता है, जिंक सल्फेट उसके लवणीय जलीय विलयन में प्रवेश कराते हैं तो जिंक की क्षण इलेक्ट्रोड बन जाती है। क्या कि जिंक की क्षण इलेक्ट्रोड बन जाती है। अब उसके बाद क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉपर की क्षण है। किसकी? कॉपर की क्षण है। क्या है? कॉपर की क्षण है। अब अच्छे से जानते हैं कि कॉपर की क्षण को उसके लवणीय जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो वह इलेक्ट्रोड बन जाती है कॉपर की। तो इसका लवणीय जलीय विलयन यानी CuSO4, जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। हम लोगों का इतना कॉन्सेप्ट हो गया, क्या इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों की जिंक की इलेक्ट्रोड है। क्या? जिंक की इलेक्ट्रोड है। क्या है ये जिंक की इलेक्ट्रोड है। अब इस जिंक की इलेक्ट्रोड का क्या करना है, हमको विभव मापना है। क्या? जिंक की जो इलेक्ट्रोड है इसका हमको क्या करना है, विभव मापना। देखिए हम लोग का क्या करना है, इस जिंक की इलेक्ट्रोड का विभव मापना है। क्या? विभव मापना है। तो जैसे मान लेते हैं, माना कि इसका विभव 20 वोल्ट है और इसका विभव कितना है, 20 वोल्ट है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास हम लोग यहाँ पर समझ गए, मान लेते हैं कि इसका वोल्ट यानी जिंक की जो इलेक्ट्रोड है इसका विभव 20 वोल्ट है। अब यहाँ पर जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है, क्या कॉपर की इलेक्ट्रोड जो है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है। इसका क्या करना है, हमको विभव मापना है। क्या? विभव मापना है। ठीक है, इसका क्या करना है, विभव मापना है। तो सपोज दैट इसका मान लेते हैं विभव 60 वोल्ट। जैसे इसका विभव कितना है, 60 वोल्ट है। क्या? इसका विभव मान लेते हैं 60 वोल्ट, मान लेते हैं। इसका विभव इतना होता नहीं, मान लेते हैं कितना है। तो अब हम लोग इनका विभव कैसे मापेंगे वो देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मान लेते हैं कॉपर की क्षण है। ठीक है, कॉपर की क्षण को बिना किसी के संपर्क में लाए यानी बिना किसी इलेक्ट्रोड के दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़े ही इसका क्या करना है, विभव अगर मापें तो क्या होगा। देखिए आप लोग को बता देते हैं, अगर कोई अकेला इलेक्ट्रोड है तो उसका विभव कुछ नहीं होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? देखिए आप लोग क्या जानते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन, क्या ऑक्सीकरण और अपचयन अभी बताते हैं। देखिए इसका विभव क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या करते हैं, एक ये हो गई कि आप क्या करिए कि ये जो हम लोग की इलेक्ट्रोड है, आप इसको अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से नहीं जोड़ेंगे तो इसका कोई मान नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा किसका कितना हम लोगों का विभव है। क्या विभव है? देखिए आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे क्लास 11th में रिडक्स प्रक्रिया, उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। देखिए आप लोगों को डेनियल सेल हम पढ़ाए थे क्लास 12 में, तीसरे चैप्टर में हम डेनियल सेल पढ़ाए थे। उसमें क्या बताए थे कि ऑक्सीकरण और अपचयन, क्या ऑक्सीकरण और अपचयन वो बताए थे। तो देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, जैसे मान लेते हैं इस इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या? इस इलेक्ट्रोड का हो रहा है ऑक्सीकरण और इस इलेक्ट्रोड का हो रहा है अपचयन। क्या?
इस इलेक्ट्रोड का हो रहा है अपचयन, इस इलेक्ट्रोड का हो रहा है ऑक्सीकरण, इस इलेक्ट्रोड का हो रहा है अपचयन। तो यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होंगे। क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होंगे, तभी किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव को माप सकते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हैं, तब हम पता कर सकते हैं कि इसका विभव कितना है या इसका विभव कितना है। यानी तब हम बता सकते हैं कि जिंक का विभव कितना है और जिंक के इलेक्ट्रोड का विभव कितना है और कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव कितना है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि इसका विभव कितना है, इसका विभव कितना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट और समझेंगे अच्छे से। देखिए, आप लोग डेनियल सेल में हम आप लोगों को अच्छे से एकदम पढ़ा दिए थे। क्या? डेनियल सेल में हम आप लोगों को अच्छे से क्या पढ़ाए थे? डेनियल सेल में ये बताए थे कि किसी की अगर क्षण, जैसे जिंक की क्षण है, आप उसके लवणीय जलीय विलयन यानी जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो वह जिंक की इलेक्ट्रोड बन जाती है। क्या? जिंक की इलेक्ट्रोड बन जाती है। उसी प्रकार आप कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर के लवणीय जलीय विलयन में, कॉपर की क्षण को उसके लवणीय जलीय विलयन में जब प्रवेश कराते हैं या डुबोते हैं तो वह कॉपर की इलेक्ट्रोड बन जाती है और कॉपर का जो लवणीय जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट। क्या? कॉपर सल्फेट होता है। चलिए अब हम आप लोगों को अब हम समझते हैं कि जिंक की इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करेंगे, जिंक की इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करेंगे और कॉपर की इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो को एकदम अच्छे से और मक्खन कर देंगे पूरा इस वीडियो को। आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। देखिए, सिंपल से क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा 2 कंटेनर लेना है। क्या करना है? 2 कंटेनर लेना है, 2 कंटेनर लेना है। देखिए, ये 2 कंटेनर हम ले लिए। अब इन कंटेनर में देखते हैं कि इसमें कौन सा विलयन है और इसमें कौन सा विलयन है। तो देखिए, ये जो पहला वाला कंटेनर है इसमें होता है जिंक सल्फेट का विलयन। क्या होता है? जिंक सल्फेट का विलयन। और दूसरे वाले विलयन में होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन। क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन। दूसरे वाले कंटेनर में क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर सूत्र नहीं मालूम हो तो याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है सूत्र? HCl। ठीक है। अब क्या किए, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की इलेक्ट्रोड को प्रवेश कराए। ठीक है। और HCl के विलयन में हम लोग प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, क्या? प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड क्या किए? प्लेटिनम की। ठीक है। अब देखिए, ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड है। देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट करेंगे और दोनों के बीच में एक मीटर लगा देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित हो रहा है। क्या? जिससे पता चलता है कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित हो रहा है। देखिए, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक इलेक्ट्रोड प्रवेश कराए, हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड को प्रवेश कराएं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ दिया। और एक चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हैं कि दोनों विलयनों को जोड़ने वाला कौन होता है? दोनों विलयनों को आपस में जोड़ता है लवण सेतु
कौन जोड़ता है? लवण सेतु। इन दोनों विलयनों को आपस में कौन जोड़ता है? इन दोनों विलयनों को आपस में लवण सेतु जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लवण सेतु। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है लवण सेतु। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लवण सेतु। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम लवण सेतु होता है। क्या? इसका नाम लवण सेतु होता है, जो दोनों विलयनों को आपस में जोड़ता है। अब देखिए इसमें क्या होंगे, क्या कि हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन से प्लेटिनम के हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन से इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित होंगे उधर यह मीटर रीडिंग करने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होंगे। क्या? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर प्रवाहित होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो किधर है? जिंक सल्फेट की तरफ है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक सल्फेट की तरफ है। किसकी तरफ है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक सल्फेट की तरफ है। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर। क्या? यहाँ पर ये क्या होता है? ये कैथोड होता है। क्या? ये कैथोड होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कैथोड धनात्मक होता है। ये क्या होता है? एनोड होता है। क्या? एनोड होता है। एनोड क्या होता है? एनोड निगेटिव होता है। क्या? एनोड निगेटिव होता है। हाँ, अब देखिए आप लोग को बता देते हैं एनोड निगेटिव क्यों होता है और कैथोड पॉजिटिव क्यों होता है। ये सब अब हम बताएंगे। देखिए क्या है, सपोज दैट, क्या सपोज दैट ये क्या है? जिंक है। ठीक है, जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इतना हुआ। ठीक है, और कॉपर क्या करता है? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। आप लोग को ऑक्सीकरण और अपचयन समझा रहे हैं। क्या? आपको ऑक्सीकरण अपचयन समझा रहे हैं। यह डेनियल सेल में बताए थे, फिर भी यहाँ पर बता देते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? जिंक पर ऑक्सीकरण होगा। क्या? जिंक पर ऑक्सीकरण और कॉपर पर अपचयन। ठीक है, डेनियल सेल में हम बताए थे आप लोगों को कि ऑक्सीकरण वहाँ पर क्या था? ऑक्सीकरण यानी वहाँ पर क्या था? एनोड। जो डेनियल सेल में एनोड क्या था? माइनस था। ये क्या था? अपचयन। अपचयन यानी कैथोड। कैथोड क्या था? कैथोड पॉजिटिव था। क्या? कि जो कैथोड था वो क्या था? पॉजिटिव था। इतना प्रोसेस हो गया। अब देखिए सब कुछ इतना हो गया। अब हम लोग इसका विभव मापेंगे। क्या? अब हम लोग इसका विभव मापेंगे। ठीक, देखिए इस सेल को दर्शाते कैसे हैं ये देखते हैं। क्या? इस सेल को दर्शाते कैसे हैं हम लोग ये देखेंगे। ठीक है ना, देखिए आप लोग अच्छे से, हम आप लोगों को डेनियल सेल में अच्छे से पढ़ाए थे। क्या? आप लोगों को डेनियल सेल में अच्छे से पढ़ाए थे। देखिए ये क्या है? ये जिंक है। ठीक है ना, ये क्या है? जिंक है। जिंक है, Zn2 प्लस बना। क्या? ये जिंक है, Zn2 प्लस।
अब देखिए उसके बाद क्या होता है, हाँ एक चीज़ और है, ये क्या है, ये हम लोग का सॉलिड होता है, ये क्या होता है, ये हम लोग का सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। और ये क्या होता है, ये आप लोग को अच्छे से जानते हैं कि ये एक्वा होता है, एक्वा, बहुत अजीब नाम है एक्वा। एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को, एक्वा देखिए, आप लोग जब केमिस्ट्री क्लास 12 का 8वां चैप्टर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजन यौगिक जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप लोग जब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, नहीं सॉरी, उसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, वीबीटी। क्या, जब आप लोग क्या, जब आप लोग 8वां चैप्टर उप सहसंयोजन यौगिक में पढ़ेंगे क्या, उसमें क्या होगा, आईयूपीएससी में क्या होता है वहाँ पर, कि वहाँ पर आप लोगों को कुछ स्थिति में क्या लिखना होता है, एक्वा, यानी जैसे वहाँ पर जल का क्या लिखना होता है, एक्वा लिखना होता है। तो देखिए हम लोग इतना पूरा समझ चुके। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोग क्या लिए थे, हाइड्रोजन HCl, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि यह 2H प्लस होता है, 2H प्लस, ठीक है ना, 2H प्लस, यहाँ पर 2H प्लस होता है। और ये क्या होता है, ये होता है एक्वा, ठीक है, ये एक्वा होता है। और ये H2 होता है, ठीक है, H2 ये क्या होता है, ये गैस होता है, ये Pt यानी प्लेटिनियम की जो इलेक्ट्रोड है। देखिए आप लोग जब 8वां चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि एक्वा और सॉलिड ये सब क्या है वहाँ पर सब। देखिए उसके बाद की प्रोसेस हम लोग समझते हैं। उसके बाद की प्रोसेस ये होती है कि देखिए इसमें क्या होता है, अब ये होता है कि वोल्ट मीटर की सहायता से इस सेल के विभव की गणना करके उससे जिंक इलेक्ट्रोड के विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी वोल्ट मीटर द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल कितना है, क्या इसका EMF, क्या EMF, किसका EMF, देखिए इसमें जो यहाँ पर जिंक सल्फर यानी जिंक इलेक्ट्रोड जो है इसका EMF हम लोगों को पता हो जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे। देखिए इसका EMF, क्या इसका EMF इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत वाहक बल। तो इसका हम लोग जान चुके हैं कि विद्युत वाहक बल कितना है, 0.76 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को एक फार्मूला बता देते हैं, मानक कंडीशन के फार्मूला है। मानक कंडीशन में क्या होता है, मानक कंडीशन का फार्मूला होता है ई नॉट सेल, क्या ई नॉट सेल। आप लोग को बता देते हैं अगर मानक कहीं पर भी आए, क्या मानक शब्द अगर कहीं पर भी आए तो समझ लीजिए नॉट, तो ई नॉट सेल बराबर होता है हम लोगों का ई नॉट कैथोड